कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना चालू कर दिया था, मतलब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब, कैसे और किसने लाया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि उसके पास में रूल्स और रेगुलेशंस हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमको कुछ राइट्स और ये सब चीजें मिले, है ना। तो कुछ आईएमपी पॉइंट्स बता देते हैं, जितने भी कंट्रीज है उसमें सबका मैक्सिमम कंट्रीज अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो है, पर ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री जो गवर्नमेंट द्वारा सॉरी अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनती हो। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है कि पीपल का रूल होना चाहिए, किसका शासन होना चाहिए, पीपल का, ठीक है। दे इलेक्ट देयर रूलर्स। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज सभी को आ रही है ना? ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके डिफरेंट पर्पसेस है, जैसे कि किसी देश का है, किसी देश का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। अ, किसी देश में अलग अलग समाज के लोग एक साथ में रहते हैं जिनकी अलग अलग सोच होगी, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये सारे समाज के लोग लोग क्या मतलब ऐसा रहेगा कि सब एक जैसे कानून की नजर में सब एक जैसे रहेंगे, ठीक है। उनके सबके राइट्स एक ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई मद्रासी है तो उसको ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेगी एज कंपेयर टू सम अनदर रिलीजन वाले पर्सन से, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सबको एक जैसे वो देता है। हमने नेपाल की स्टोरी पढ़ी थी हमने नेपाल की। देन फिर हमने और क्या पढ़ लिया था, क्लास मॉनिटर का भी एग्जाम्पल हमने देख लिया था, ठीक है। फिर ओके, तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो दलित वर्ग के राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में, कि उन्होंने बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था। कौन थे ओम प्रकाश वाल्मीकि? भीमराव अंबेडकर। डिड यू नो? आपको नाम पता है, नहीं पता है इनका, है ना। तो हमने जैसा प्रीवियस क्लासेस में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, मतलब हम लोगों ने पहले की जो क्लासेस थी, कहने का मतलब प्रीवियस क्लास में इन क्लास 7 हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो दलित वर्ग के राइटर थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, कि उनको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ा था, है ना, क्योंकि वो दलित थे, ठीक है। तो इस चीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देखो यहाँ पर सब इक्वल है, नो वन इज डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजियस, कलर एंड एक्सेट्रा। इससे हम क्या समझे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट करना, मतलब कि ए तू छोटी कास्ट का है, तू तेरा कलर ऐसा है, तू दूसरे रिलीजन का है, तू हमारे यहाँ का नहीं है, चलो चलो यहाँ से निकलो। तो ये क्या होता है, एक बहुत रूड बिहेवियर और एक बहुत गंदा बिहेवियर होता है, जो कि किनके साथ किया गया था, वाल्मीकि जी के साथ में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ में, मतलब भीमराव के साथ में जी, है ना। तो फिर उन्होंने क्या करा कि फंडामेंटल राइट्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए, जिसके अंदर राइट टू इक्वलिटी हमको दिया गया, ठीक है। और भी फंडामेंटल राइट्स हैं, पर यहाँ पर हमें फिलहाल राइट टू इक्वलिटी की बात बताई गई है। तो आप देख सकते हो
कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ना। किसी को कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे कि नहीं तू लड़की है तू ये काम नहीं करेगी, तू लड़का है तू ये काम नहीं करेगा, तू वाली कास्ट का है तू नहीं करेगा ये वाली कास्ट का है, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। तो हमको ये राइट किसने दिलाया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट हमको दिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 10 बच्चे हैं एक क्लास में, वो 10 के 10 बच्चे मिलकर, वो 10 के 10 बच्चे मिलकर 2-3 बच्चों को चुन लेते हैं और उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब रोब जमाते हैं उनपे, उसको डांट रहे हैं। तो वैसी की वैसी सिचुएशन यहाँ पे कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर कुछ गर्ल्स है और उसके अंदर कुछ बॉयज है। ठीक है, तो जो गर्ल्स की संख्या है वो बॉयज के मुकाबले कम है। मान लीजिए 15 बॉयज होंगे तो यहाँ पे 5 या 7 गर्ल्स है। ठीक है, तो अब बॉयज, अब उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या गेम खेलोगे, पर खेलना सबको साथ में है ना। तो अब उन लोगों दोनों में चिल्ला जो चालू हो गई कि नहीं हमको ये नहीं खेलना, हमको ये खेलना, हमको ये नहीं खेलना है। राइट, अब अगर आपसे भी पूछा जाए कि आप लोगों को कोई गेम खेलने के लिए हम देते हैं, तो आप आप क्या करोगे? आप लोग भी बोलोगे कि नहीं मुझे तो ये वाला गेम खेलना है, मुझे तो वो वाला गेम खेलना है। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही हुआ। यहाँ पर लोगों बॉयज की जो संख्या थी वो क्या थी, ज्यादा थी, और गर्ल्स की कम थी। अब टीचर ने बोला अच्छा अच्छा स्टॉप स्टॉप, आप लोग एक काम करो, जो जो भी जिस भी मतलब जैसे बॉयज ने बोला हमको क्रिकेट खेलना है, गर्ल्स ने बोला हमको फुटबॉल खेलना है। ठीक है, तो उनकी टीचर ने बोलती है कि आप लोग हाथ उठाकर बोलो कि किसको क्या खेलना है। तो भैया जाहिर सी बात है, बॉयज की जब अगर संख्या ज्यादा है तो बॉयज की ही जीत होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना, ये तो मतलब बहुत सिंपल सी बात थी, जाहिर सी बात है। तो फिर गर्ल्स मतलब ऐसे गॉसिप करती हैं, बोलती हैं कि यार ये तो बहुत गलत बात है, इन लोगों की तो बहुत वैसे ही ये लोग बहुत सारे थे तो इन लोगों को तो जीतना ही था, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी जाती, हमको तो दबाया जाता है ना। तो गर्ल्स बात करते हुए बोलती है कि हमारी संख्या कम है तो हमको हमेशा दबा दिया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात को, इस वजह को मतलब इस चीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है, जैसे कि जिन लोगों की संख्या कम है उनको भी पूरा मौका दिया मिलना चाहिए कि भैया वो अपनी डिमांड फुलफिल करें, है ना। अब जैसे भैया अगर 15 लोग हैं, उसके अंदर से 7 गर्ल्स है और बाकी के रेस्ट ऑफ जितने स्टूडेंट्स हुए 13 वो बॉयज है, तो फिर तो मतलब गलत ही होगा ना। उनसे पूछा जाएगा तो बॉयज बोलेंगे नहीं हमको तो यही खेलना है, तो गर्ल्स का तो हमेशा उनको तो दबाया ही जाएगा कि नहीं अब हमको तो फुटबॉल खेलना था बट हमको हमेशा इनके साथ खेलना पड़ता है बिकॉज इन लोगों की संख्या ज्यादा है ये वो। तो ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली बात है ये भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि अगर कोई माइनॉरिटी मतलब कि अगर कोई कम है, कम संख्या में लोग हैं तो उनकी भी डिमांड जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर रही है तो हम कह सकते हैं कि इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, जैसे यहाँ पर गर्ल्स में डाला जा रहा था कि नहीं आपको ये वाला गेम खेलना पड़ेगा, क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वो बॉयज की तादाद ज्यादा है तो उन्होंने बोल दिया है, तो फिर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ से हमारे पास में थर्ड सिग्निफिकेंस आता है जो कि ये बताता है कि हमको अपने आप से कैसे बचाना है। ठीक है, वो ऐसे आता है कि आपको एक और कहानी दी गई है यहाँ पर
यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम शबनम है, उसकी एग्जाम है अगले 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 दिन। ठीक है, अब उसके 2 चैप्टर उसने नहीं पढ़े, लेकिन वो देख रही है कि रात हो चुकी है अब तो, और उसका फेवरेट टीवी शो आने वाला है। पर अब वो क्या करे? अगर आप होते तो जनरली आप क्या करते? आप बोलते बोलते ठीक है, हम पढ़ लेंगे, हमारा सीरियल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, राइट? तो फिर क्या हुआ इसमें? नहीं होता ऐसा। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है यार। मेरी इच्छा हो जाती है, मेरा सीरियल आ रहा है या मेरा टीवी शो फेवरेट आ रहा है, तो फिर मैं उसको देख लेती हूँ। इसको तो मैं पढ़ लूंगी, बट मेरी अगले दिन एग्जाम भी है, तो फिर मैं क्या करूँ? है ना? और रात तो ऑलरेडी हो चुकी है, इसको देखते देखते समय हो जाएगा। तो उसने सोचा कि अगर वो टीवी शो देखेगी तो वो चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाएगी, और अगर उसने चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो कल वो एग्जाम दे सकती है अच्छे से, फ्री माइंड से, राइट? तो फिर पर उसको है ना, शो जो था उसका फेवरेट शो था, है ना? उसका शो जो था वो फेवरेट शो था। तो उसकी मम्मी और उसकी फैमिली जब बैठी वहां पर जब देखने के लिए टीवी शो, तो उसने बोला कि आप लोग भी प्रोग्राम मत देखो। तो इससे क्या होगा? उसका भी मन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यार वो लोग सब देख रहे हैं तो मैं यहाँ से उठ के चली जाती हूँ, ऐसा वैसा करके। तो उसने बोला, बोले आप लोग भी मत देखो टीवी शो, ये बंद कर दो, ताकि मुझे, मतलब उसको, ताकि उसको अजीब ना लगे, इसलिए उसने ऐसा बोला। फिर उसने क्या करा, टीवी शो नहीं देखते हुए वो पढ़ने चली गई। अगले दिन एग्जाम में उसने देखा कि सेकेंड चैप्टर में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सेकेंड चैप्टर्स में से आ गए। ठीक है, बेसिकली हमारे साथ में भी ऐसा हो ही जाता है जनरली, कि हम लोग जो चैप्टर नहीं पढ़ के गए हो उसमें से तो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, कितना भी कुछ कर लो। है ना? होता है, नहीं होता है सबके साथ ऐसा? नहीं होता? हमारे साथ तो होता है ना? हाँ, बहुत सारे यहाँ पे मेरी बात से एग्री करेंगे। मतलब हो ही जाता है, मतलब आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाते होंगे, वेरी गुड। बट जैसे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस के साथ ऐसा हो ही जाता है कि हमने सोचा कि इस चैप्टर में से तो नहीं आएगा, नहीं आएगा, और फाइनली देखते हैं जब पेपर खोल के, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें से ही होते हैं, या एक आध दो क्वेश्चन होता है जो ज्यादा मार्क्स का होगा, मे बी 5 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। तो फिर वो वहां पे रिग्रेट होता है कि यार अब पढ़ लेते उस टाइम पे तो बेटर होता। तो यहाँ पे शबनम ने क्या करा कि उसने टीवी शो को नहीं देखते हुए वो पढ़ने चली गई, और उसने 2 चैप्टर जो थे उसके पढ़ लिए। अब अगले दिन जब वो एग्जाम में गई तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर सेकंड में से ही है ना? तो उसने जो चैप्टर सेकंड नहीं पढ़ने वाली थी, लेकिन बाद में पढ़ लिया उसने वो चैप्टर, और उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। तो उसका जो डिसीजन था वो सही था या गलत था? सही था। ऑब्वियसली सही था, है ना? अगर उसने डिसीजन गलत ले लिया होता, अगर उसने सोचती कि ठीक है, चैप्टर दो दो ही तो चैप्टर नहीं पढ़े ना, एक काम करती हूँ टीवी शो देख लेती हूँ, उसमें से भी कौन से मतलब क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। और अगर वो ऐसा सोच लेती और उसने अगर नहीं पढ़ती, तो मतलब आज तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से ही आए हुए थे, मतलब उसके परसेंटेज गिर सकते थे, है ना? तो उसने सही डिसीजन लिया। अगर कंट्री में रहने वाले लोग भी ये सोचने लग जाए कि गवर्नमेंट नियम का पालन नहीं करवा पा रही है, इस वजह से उन्हें जो डिक्टेटरशिप ला देनी चाहिए, मतलब उन्हें एक आदमी को पावर दे देनी चाहिए, सारे जितने भी नियम है, जितने भी वो सब चीजें, तो एक आदमी को पावर दे देनी चाहिए कि वो सारे नियम और कानून को जो है वो पर्सन मनवाए। और ऐसी थिंकिंग सिर्फ कुछ लोग ही रखते हैं, और कुछ लोग ही मानते हैं कि हाँ ठीक है, ये सब डिक्टेटरशिप लेके आ जानी चाहिए हमको, है ना? तो सोचो, वो लोग ये सोच रहे हैं कि कोई डिक्टेटरशिप से आदमी लाए और नियम का पालन करवाए, पर बाद में क्या, अगर उसने पर्सन ने इसकी पावर का मिसयूज कर लिया तो? जैसे आप लोगों ने चैप्टर सॉरी इन क्लास इन क्लास 7th में, या फिर हाँ, आपने नेपोलियन का राज, नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर आपने 10th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आपने ऐसा सुना ही होगा ना कि मतलब पावर जब हाथ में होती है तो फिर इंसान उसका मिसयूज करता ही करता है।
जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल था थोड़े टाइम अपन ने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था कि अनिल करके जो बच्चा था उस पे जो उसका क्लास मॉनिटर था उसने बहुत गलत किया था, फिर मैडम ने भी उसकी नहीं सुनी थी, है ना। तो उसके हाथ में पावर थी तो उसने किसी का भी नाम लगा लिया, तो उसने पावर का मिसयूज तो किया। तो तो मतलब ये डिक्टेटरशिप लाना ऐसा भी नहीं कि हाँ भैया बस लेके आ जाओ तो ठीक है, मतलब डिक्टेटरशिप में भी बहुत सारी कमियां हैं, है ना। तो अ, ऐसा हुआ कि हमने सोचा कि वो लॉ का नियम का जितना भी है, जितने भी रूल्स है वो सब फॉलो करवाएगा, पर हमको बाद में चला कि वो उसने तो हमको ही गुलाम बना लिया, हमसे ही सारे वर्क करवा रहा है उसके जितने भी हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इतनी आसानी से चेंज नहीं हो पाएगा कुछ भी। लोग जो लोग चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो किसी के भी आने से, किसी के हाथ में पावर होने से वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों को कोई भी इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकता है, ऐसा बता रहा है आपका थर्ड सिग्निफिकेंस, है ना। तो फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो इसके की फीचर्स थे। अभी तक हमने पढ़ लिया कि हम लोगों को क्यों जरूरत थी इसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमको क्यों पड़ी, और फिर उसके बाद में कैसे कैसे चीजें हैं, मतलब क्या क्या इसमें जरूरत क्यों है, कैसे कैसी चीजें हैं इसके अंदर, राइट्स हमको कैसे राइट्स दिए हुए हैं, है ना। जैसे हमको बेसिकली यहाँ पे भी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है यहाँ पर इस चैप्टर में अभी फिलहाल के लिए, तो उसके बारे में भी आपको बताया जाए। तो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। इन 1914 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब किसने, आईएनसी ने, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की, मतलब डिमांड की कि उनको क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे है ना। तो इस असेंबली में जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे अदर मेंबर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 1946 से 1949 तक के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो बन चुकी थी। उस समय इंडिया आजाद हो चुका था, है ना, इंडिपेंडेंसी हमारे हाथ में आ गई थी। तो सभी लोगों को पता था कि इंडिपेंडेंसी की क्या वैल्यू है, ठीक है। ये लोग, इनको सबको पता था कि क्या वैल्यू होगी इंडिपेंडेंसी की, हम लोग को क्यों इक्वालिटी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें कहाँ से आई, 1914 के बाद में 1946 से 1949 तक के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई थी, है ना। ये डेट्स जो है वो बार बार मैंने इसीलिए रिपीट किए क्योंकि आपको याद रखना है, एग्जाम्स में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ डेट्स ही आती है। सो आप लोग याद रखना है इसको, है ना। फिर हमने दो तीन कहानियां भी पढ़ी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि मैंने द कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हम की फीचर अलग से पढ़ेंगे उसके, और उसके जो एडवांटेजेस हैं वो पहले पढ़ लेंगे। तो हमने एडवांटेजेस और उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले ही पढ़ लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। Constitution is a written document in which we have rules, regulations, law, rights, and etc. Okay? अब कोई भूलना मत कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमको पता ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जबकि मैंने फर्स्ट डे बता दिया था, लेट इट बी।